हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग जुड़ रहे हैं। मान सिंह, शिवानी जायसवाल, दिनेश चंद्र, प्रिंस पटेल, नमस्ते प्रिंस, नमस्ते, खुश रहो। संजय, नमस्ते संजय। शिव कुमार, शुभम गुप्ता, पवन पटेल, हिमांशु, ब्रह्मानंद, गुड इवनिंग। आकाश भारती, गुड इवनिंग। आशीष, जय हिंद आशीष। इरफान, जय हिंद। आरिफ, गुड इवनिंग आरिफ। आदित्य सोनी, गुड इवनिंग आदित्य। मान सिंह, विकास, मृत्युंजय। हाँ, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग ना जुड़े हों 2 मिनट में सब लोग जुड़ जाएं। बस कुछ ही समय में हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब लोग जुड़ चुके हैं। बसंत कुमार, पारुल सिंह, दीपक राजपूत, मान सिंह, आदर्श, आदर्श पांडे, गुड इवनिंग आदर्श, ठीक हो। अभी शर्मा, खुश रहो। अभी अंबिकेश सिंह, मान सिंह, रजनीश यादव, अनुराग, संजय, दीपक, आदर्श, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था सबको सब कुछ क्लियर होगा, सब तैयार करके आए होंगे आप। हिमांशु, गुड इवनिंग हिमांशु। महेश शर्मा, गुड इवनिंग। निशांत, गुड इवनिंग निशांत। अभय, ठीक हो, खुश रहो अभय, खुश रहो। ब्रह्मानंद, खुश रहो ब्रह्मानंद। हिमांशु, रजनीश, ठीक है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहिए। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखें, हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी शुरू किए थे। प्रकाशिकी में 2 प्रकाशिकी था। एक आपका था, गुड इवनिंग सुधीर, सुधीर भी आ चुके हैं। शिवम सिंह, गुड इवनिंग, आ गए शिवम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड इवनिंग शिवम शिवम। यश यादव, हाँ यस, पहचान रहे यस, ठीक है। शुभम पाल, गुड इवनिंग शुभम, शुभम भी आ चुके हैं। चलिए, तो हमने बताया था कि प्रकाशिकी में देखिए 2 प्रकाशिकी था। एक आपका था किरण प्रकाशिकी और दूसरा आपका था तरंग प्रकाशिकी। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी का पहला अध्याय हम लोग शुरू किए थे, प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, सनी पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सनी। संदीप, गुड इवनिंग। शुभम गुप्ता, केमिस्ट्री कब चलेगी शुभम? मंडे से, कल से केमिस्ट्री चलेगी शुभम। 5 शाम को 5 से 6 केमिस्ट्री का समय रहेगा। ठीक है, हर्ष आ चुके हैं। हर्ष लेट हो गए, खुश रहो हर्ष। तो सचिन आ चुके हैं, गुड इवनिंग सचिन। रिंकी उपाध्याय, गुड इवनिंग रिंकी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ गए सब लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, मोहम्मद सईद, गुड इवनिंग मोहम्मद सईद। हिमांशु, अनुराग, शिवम सिंह, अभिषेक कुमार, अरजीत, अमित, शिवम। हाँ, बस स्टार्ट कर रहे हैं बस। विशाल, गुड इवनिंग विशाल। ठीक है, सब लोग आ चुके हैं। हाँ, ब्रह्मानंद, मौसम बन चुका है ब्रह्मानंद, बस शुरू कर रहे हैं। तो देखें, प्रकाशिकी में 2 प्रकाशिकी था आपका। एक था आपका किरण प्रकाशिकी और दूसरा आपका था तरंग प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी में पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमने आपको जो है प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की करीब 9 या 10 गुण हमने आपको बताए थे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था अपवर्तन की परिभाषा बताई थी, और अपवर्तन के बारे में छोटी छोटी करीब 5 या 6 बातें हमने आपको पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में बताया था। ठीक है, तो चलिए अब उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग हमारी है अपवर्तनांक। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक की अंग्रेजी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप अपवर्तनांक को बहुत ही ध्यान से समझिए कि अपवर्तनांक क्या है, इसको पढ़ने से क्या फायदा है, ये हमें क्या बताने आया है, कि अपवर्तनांक को पढ़ने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, ये हमें ठीक है क्या बताने आया है। तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखें, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ, एक छोटा सा प्रश्न है कि बताओ पानी हवा से है
एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ पानी हवा से है, बताओ क्या है? तो इसका आंसर आएगा पानी हवा से है सघन। बताइए, आंसर बिल्कुल सही है। एक छोटा सा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि बताइए पानी हवा से है, क्या है? इसका आंसर है सघन। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बताओ कांच, कांच बताओ हवा से है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बताओ कांच हवा से है, ठीक है, इसका भी आंसर आएगा कि सघन। बिल्कुल सही बात है कि पानी हवा से क्या है? सघन है, और कांच भी हवा से क्या है? सघन है। तो देखिए ये सवाल तो बहुत ही आसान था, बहुत ही हल्का सवाल था, किसी से आप पूछोगे आपको सब इसका जवाब तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो देखिए अब प्रश्न ये है, पानी हवा से क्या है? सघन है। अब ये प्रश्न नहीं है, अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पानी अगर हवा से सघन है तो बताओ कितना गुना सघन है। ये प्रश्न अब लोग हमसे पूछ रहे हैं। अगर कांच हवा से सघन है तो बताओ कितना गुना सघन है, ये हमें बताना है। और इसी बात की जानकारी बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं कौन? अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक पढ़ने का फायदा है भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्तनांक क्या करने आया है। अपवर्तनांक एक ऐसे भले आदमी हैं जो आकर के हमको बताएंगे कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है। अच्छा, एक पॉइंट आपको हम बता दें, इस सघन का मतलब देखिए, सघन, सघन का अर्थ क्या होता है? हम किस सघन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सघन भी दो प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सघन की बात हम बार बार सघन सघन चिल्ला रहे हैं, सघन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है द्रव्यमान वाला सघन, एक होता है द्रव्यमान वाला सघन, मैं समझाता हूं अभी आपको। और दूसरा आपका होता है प्रकाशिक सघन, दूसरा आपका होता है प्रकाशिक सघन। ये देखें, आप घनत्व पढ़े होंगे, घनत्व, इसीलिए देखें घनत्व आपने पढ़ा होगा। घनत्व की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन में जितनी मात्रा भरी रहती है उसी को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो ये जो हम सघन बोल रहे हैं ये द्रव्यमान वाला सघन नहीं है कि खूब ज्यादा घना हो, उससे मतलब नहीं है। ये प्रकाशिक सघन की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रकाशिक सघन का मतलब है कि जो माध्यम प्रकाश की किरणों को ज्यादा रोकेगा। जहां जैद अहमद आ चुके हैं, गुड इवनिंग जैद, शुभम पाल, हिमांशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आदर्श शुक्ला, हाँ ठीक है, आदर्श आ चुके हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। देखें, ये जो प्रकाशिक सघन की बात हो रही है कि जो माध्यम प्रकाश की किरणों को जितना ज्यादा रोकेगा, प्रकाश की किरणों के रास्ते में जितना ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा, वही माध्यम प्रकाशिक सघन ज्यादा होगा। और जो प्रकाश की किरणों के मार्ग में कम अवरोध उत्पन्न करेगा वो प्रकाशिक सघन कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं कि पानी हवा से क्या है, आंसर सघन है, तो ये मैं द्रव्यमान वाले सघन की बात नहीं कर रहा हूं। ये मैं किसके सघन की बात कर रहा हूं? प्रकाशिक सघन की बात कर रहा हूं। ध्यान देना, प्रकाशिक सघन की, ठीक है। आशीष पटेल, खुश रहो आशीष, आशीष आ चुके हैं, खुश रहो आशीष, बिल्कुल। तो हम प्रकाशिक सघन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है। ये बताना, बताओ किसका काम है? अपवर्तनांक का। और देखिए, और आपको हम आसान तरीके से बताते हैं, सीधी बात बोल रहा हूं, सीधी बात, बिना घुमाए फिराए। कौन सघन कौन विरल, आज के बाद ये बताना, बताओ किसका काम है? अपवर्तनांक का काम है। बस अपवर्तनांक पढ़ने से आपको यही फायदा मिलेगा। जैसे आपको याद होगा घर्षण के चैप्टर में, घर्षण में, ठीक है, 11th में जो घर्षण का टॉपिक था उसमें हमने आपको पढ़ाया था घर्षण गुणांक म्यू। वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कौन चिकना कौन खुदरा, ये बताना किसका काम होता है? घर्षण गुणांक म्यू का काम होता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है सबको? ठीक है, कौन चिकना कौन खुदरा, ये बताना काम होता है घर्षण गुणांक का। इसी प्रकार ऊष्मा में हमने पढ़ाया था ऊष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। कौन क्षण ऊष्मा की ज्यादा सुचालक, कौन क्षण ऊष्मा की कम सुचालक, ये बताना किसका काम होता है? ऊष्मा चालकता गुणांक के का काम होता है। उसी प्रकार कौन सघन कौन विरल, ये बताना, बताइए किसका काम है? अपवर्तनांक का काम है। तो अपवर्तनांक की तीन परिभाषा आपको हम बताएंगे, तीन परिभाषा बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहली परिभाषा में बोल रहा हूं कि अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना प्रकाशिक सघन है।
अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना प्रकाशिक सघन है। यह पहली परिभाषा है। या अगर कंसेप्ट की बात करें, सीधे मैं बोल रहा हूं, सीधी बात, बस आप ये अपूर्णांक, कभी भी अपूर्णांक आपको सुनाई दे, बस तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि कौन सघन है कौन विरल है, ये बताना किसका काम है? अपूर्णांक का काम है। तो बताइए अपूर्णांक बताओ, समझ में सबको आ रहा है? पानी हवा से सघन है तो कितना गुना सघन है, इसकी जानकारी कौन देगा? इसकी जानकारी देगा अपूर्णांक। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कांच हवा से सघन है, अगर कांच हवा से सघन है तो कितना गुना सघन है, इसकी जानकारी कौन बताएगा? इसकी जानकारी बताएगा अपूर्णांक। बताओ क्लियर है? तो अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है। तो आइए अपूर्णांक की पहली परिभाषा हम लिखने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको मैं 3 परिभाषा अपूर्णांक की आपको मैं बताऊंगा। तो पहली परिभाषा है कि अपवर्तनांक, देखिएगा पहली परिभाषा आपकी है कि अपवर्तनांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना प्रकाशिक सघन है। ये अपूर्णांक की भाई पहली परिभाषा है। ठीक, पहली परिभाषा कि अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना प्रकाशिक सघन है। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरी परिभाषा में बोल रहा हूं, आर अथवा दूसरी परिभाषा है अपवर्तनांक। दूसरी परिभाषा है कि अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का, अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात व्यक्त करता है। ये अपवर्तनांक की भाई दूसरी परिभाषा है। इसका मतलब अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक अनुपात है, अपवर्तनांक अनुपात है, रेशियो कि अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात व्यक्त करता है। अपवर्तनांक का ये भी काम है, बताओ क्लियर है? उसके बाद देखें तीसरी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी और लास्ट परिभाषा, ये देखें तीसरी परिभाषा। ठीक है, देखें निर्वात में तीसरी और बहुत जबरदस्त परिभाषा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ये देखें 3 परिभाषा हमने आपको अपवर्तनांक की बताई है। अब बताइए अपवर्तनांक के बारे में बताओ, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है, हाँ शुभम बिल्कुल सही। शुभम ने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, हाँ रेशियो है बिल्कुल। आदर्श समझ में आ गया। रिशु, शिवा, विलन की एंट्री कब होगी? अच्छा विलन की जल्दी होगी शिवा, जल्दी होगी। इरफान बोल रहे हैं, इरफान बिल्कुल बोल रहे हैं। ब्रह्मानंद, विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। ब्रह्मानंद आपको, हाँ आज कारगिल दिवस है। ब्रह्मानंद सही याद दिलाया, बिल्कुल। इसके बाद हम लोग सिलेबस खत्म कर ले, फिर हम लोग भी चलेंगे आपकी चाइना बॉर्डर पर चलेंगे, चाइना बॉर्डर पर। ठीक है, आदर्श अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात, हाँ बिल्कुल सही। मान सिंह कुछ कॉमेडी कीजिए। मान सिंह माहौल बन रहा है, धीरे धीरे होगा, सब होगा। मान सिंह अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है कोरोना की वजह से, सब लोग सहमे हुए हैं। अभी कोरोना खत्म हो जाए फिर पिक्चर बनेगी। हम कोरोना खत्म कर चुके सनम,
ठीक है, आदित्य, मान सिंह, आदर्श। अब बताइए तीनों परिभाषा बताओ क्लियर हुई कि नहीं। तो अपूर्णांक एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनिए कि कौन सघन है, सीधी बात, कौन सघन कौन विरल, ये बताना किसका काम है, अपूर्णांक का काम है। ठीक है, पहली परिभाषा है कि अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना प्रकाशिक सघन है। दूसरी परिभाषा, अपूर्णांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात व्यक्त करता है। और उसके बाद तीसरी परिभाषा आपकी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपूर्णांक कहते हैं। बताइए तीनों परिभाषा सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दी से आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तब उसके बाद हम अपूर्णांक के बारे में एक एक करके आपको हम बताते हैं। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर ले, नोट हो चुका होगा आपका। तो अपूर्णांक की तीन परिभाषा है, सीधी बात याद रखिएगा कि हाँ नोट कर ले कि कौन सघन है कौन विरल है। आज के बाद ये बताना किसका काम है, अपूर्णांक का। हाँ ब्रह्मांड, लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा ब्रह्मांड, जल्दी बिल्कुल बिल्कुल लड्डू मिलेगा। दिखाई दे रहा है शिवा, ठीक है बहुत बढ़िया। निशांत हो गया, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। अर्जित, अर्जित, हर्षता हो गया, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। संदीप, मनीष, अर्जित, हिमांशु हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आइए देखें अपूर्णांक के बारे में एक एक करके पॉइंट आपको हम बताते हैं। ठीक है, अपूर्णांक की तीनों परिभाषा बताएं, क्लियर हुई। चलिए अब देखें अपूर्णांक के बारे में एक एक करके आपको हम बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से। करीब आपको हम 8 या 9 पॉइंट बताने वाले हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, देखें सबसे अपूर्णांक के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि अपूर्णांक को, सबसे पहला पॉइंट है अपूर्णांक को हम लोग स्मॉल n या म्यू से लिखते हैं। कभी कभी हाँ इंटर वगैरह में हम लोग n से लिखेंगे, फिर आगे जब हायर लेवल पर पहुंचेंगे तो वहां पर किससे लिखते हैं, म्यू से। ठीक है, n या म्यू से लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट भाई, अपूर्णांक को किससे लिखा जाता है, अपूर्णांक को या तो हम n से लिखेंगे या तो हम म्यू से लिखेंगे। अब देखें दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अपूर्णांक, अपूर्णांक सदैव किसी माध्यम के, अपूर्णांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। अपूर्णांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। ये पॉइंट बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे बिल्कुल सही बात है भाई। अपूर्णांक की परिभाषा क्या है, अपूर्णांक की यही परिभाषा है कि अपूर्णांक यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम की तुलना में कितना गुना सघन है। इसका यही मतलब है कि अपूर्णांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। बताइए क्लियर है सबको। अकेले, ठीक है आरिफ, सरल भाषा में इसको समझा बताया तो आरिफ, आरिफ सरल भाषा यही है कि कौन सघन है कौन विरल है, यह बताना किसका काम है, अपूर्णांक का काम है, अपूर्णांक का। ठीक है, तो देखें अपूर्णांक हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष होगा। इसका मतलब अकेले माध्यम का अपूर्णांक नहीं होता, अकेले माध्यम का अपूर्णांक नहीं होता। अपूर्णांक जब भी होगा, जब भी होगा हमेशा किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष हुआ। नहीं सो अभी आलिया भट्ट से बात नहीं हो पाई, बात होगी हम बताएंगे। अभी जब पिक्चर बनेगी तो बात करना पड़ेगा, ठीक है, अभी बात नहीं हो पाई है। तो अपूर्णांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अकेले माध्यम का अपूर्णांक नहीं होता। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए नंबर 3, तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं अपूर्णांक, तीसरा पॉइंट आपका है अपूर्णांक अदिश राशि है। अपूर्णांक बताएं कौन सी राशि है, अपूर्णांक अदिश राशि है, अर्थात अपूर्णांक में दिशा नहीं होती। पहली बात तो अनुपात है। अभी हमने बताया अपूर्णांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात व्यक्त करता है। तो चूंकि अपूर्णांक अनुपात है इसलिए कौन सी राशि है, अपूर्णांक अदिश राशि है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 मैं लिख रहा हूं कि अपूर्णांक, अपूर्णांक एक अनुपात है। अपूर्णांक एक बताएं क्या है, अनुपात है। अतः इसका मात्रक
अपूर्णांक एक अनुपात है, अतः इसका मात्रक नहीं होता। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अपूर्णांक एक अनुपात है, आपको पता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। अब बताइए अपूर्णांक के बारे में छोटे छोटे 4 पॉइंट आपके हुए। अपूर्णांक को यन या म्यू से लिखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कि अपूर्णांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष होता है, अकेले माध्यम का अपूर्णांक कभी नहीं होता। उसके बाद अपूर्णांक अदिश राशि है, क्योंकि अनुपात है तो अनुपात का में कोई दिशा की जरूरत तो है नहीं। और चौथी बात है अपूर्णांक एक अनुपात है, अतः इसका मात्रक नहीं होता। अब बताइए चारों पॉइंट बताओ, सबको बताओ क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए? जल्दी से नोट कर ले, फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट बता। हाँ संदीप बोले, हाँ बोले संदीप बोल रहे हैं। अभिनव बिल्कुल, आदर्श, जैद अहमद बोले हाँ हाँ बोल रहे हैं। अभय सिंह वो बिल्कुल बोल रहे हैं, बिल्कुल बोले। अरजीत ठीक है, बहुत बढ़िया। करण यादव दादाजी से कब मिलने गए? हाँ दादाजी से मिले थे, अप्रैल में मिले थे, अप्रैल में करण, अप्रैल में। दादाजी ठीक है, मोदी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे। ब्रह्मानंद दादाजी का ठीक है ब्रह्मानंद बिल्कुल ठीक है, बस मोदी जी से बहुत नाराज हैं। निशान हो गया, बहुत बढ़िया ठीक है। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट आपके हो गए, ठीक है। अब आप उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5वां, देखिए 5वां, ठीक। चलिए इसके बाद देखें 5वां पॉइंट अपूर्णांक के बारे में, एकदम बिल्कुल आराम से। अपूर्णांक ही मेन है, मतलब इस जो प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ रहे हैं इसमें अपूर्णांक ही मेन है, इसलिए बिल्कुल आराम से बिना किसी जल्दीबाजी के कायदे से अपूर्णांक को समझ लें कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अपूर्णांक का अर्थ क्या होता है। वैसे हमको विश्वास है कि आपको अपूर्णांक की फीलिंग अंदर से आ चुकी होगी कि कौन सघन है कौन विरल है, ये बताना किसका काम है? अपूर्णांक का। और साथ में हमने आपको तीन परिभाषा हमने आपको बताई, ठीक है, 3 परिभाषा हमने आपको बताई। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5। अब आइए देखा जाए कि अपूर्णांक को हम कैसे पढ़ते हैं। हाँ ब्रह्मन, अजीत सर ठीक है, गांव में है अजीत सर, गांव में है इस समय अजीत सर, ठीक है। उनके यहाँ बलिया में लॉकडाउन है, पूरी तरीके से बलिया सील है 31 तारीख तक, इसलिए अजीत सर गांव में है। आ गया। चलिए देखें पॉइंट नंबर देखें 5 आपको बताते हैं, 5वां पॉइंट। अब आइए देखें अपूर्णांक को हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। लिखने पढ़ने का तरीका बहुत ध्यान से देखें। अगर कहीं पर लिखा हो n2, अगर कहीं पर बताओ क्या लिखा हो, n2 लिखा हो, n2, तो n2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। ये बताओ किसका मतलब है? ये n2 का मतलब है। n2 का मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। क्लियर है? अब अगर यहां पर हम लगा दे 1, क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। 1 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष। 1 का मतलब बोलो, पहले माध्यम के सापेक्ष, ये इसका मतलब होता है। तो याद रहे, आज के बाद आपको ऐसे ही हमेशा पढ़ना है। जो हम आपको तरीका बता रहे हैं इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको बोलना है। अगर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे और बोलेंगे लिखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम साफ साफ काम। n2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, और पीछे बताओ क्या लगा है? 1 का मतलब बोलो पहले माध्यम के सापेक्ष। दूसरे का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। ये मत बोलना, इस तरीके से मत बोलना कि दूसरे का उसके बाद उसी में घुसेड़ दिए पहले के, ऐसा कभी नहीं बोलना है। एकदम साफ साफ काम। दूसरे का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। और सुनिए, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है लिखने का, ये देखें n21, ये देखें, ये ध्यान देना, ये जो आपका 1n2 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n2, ठीक है। ये नया तरीका है, लेटेस्ट मॉडल, नया तरीका। अगर कहीं ये भी लिखा हो तो आप इसको भी वही समझिएगा, इसका भी वही मतलब है कि दूसरे का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। तो ज्यादातर 90 पहले का अनुभव लिखा, पहले का स्पेस, ठीक है। आपसे एक बोले हाँ। अजय समझ में आ रहा है? जैद अहमद नहीं जैद बिल्कुल बोल रहे हैं, साफ देख नहीं। हाँ शिवा बस ठीक हो रहा, अभी ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा सा बीच में नेट की प्रॉब्लम ऐसी जानते ही हो, अभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए हिमांशु, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के हाँ सापेक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शुभम आप सही लिखे हो, ठीक है ठीक है। अरिजीत, जनरेटर पर डांस कब करेंगे सर? अरिजीत अब माहौल बीमारी खत्म हो जाए, अभी तो शादी ब्याह हो नहीं रहा है, जब शादी वगैरह शुरू होगा फिर जनरेटर पर डांस किया जाएगा, ठीक है। हर्ष, सिद्धार्थ, आदर्श, अनुभव, करण, क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं शिवम, ठीक है। तो देखिए 1 and 2 का मतलब है ऐसे ही पढ़ना, कभी भी अपने मन से कुछ मत करिएगा, साफ साफ साफ। दूसरे का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष, बताओ क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखें, इसके बाद आपको बताते हैं अगला पॉइंट, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखें अगला पॉइंट आपका ये है कि जैसे अब आज के बाद कहीं पर लिखा है, आपका लिखा है 2n3, जैसे कहीं लिखा है 2n3, इसका मतलब बताइए 2n3 मतलब बोलो किसका अपूर्णांक? तीसरे का अपूर्णांक। किसका अपूर्णांक? किसका अपूर्णांक? तीसरे का अपूर्णांक, तीसरे का अपूर्णांक, ठीक है। बताओ किसके सापेक्ष? दूसरे के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं तीसरे माध्यम का, तीसरे माध्यम का अपूर्णांक, तीसरे माध्यम का अपूर्णांक बताओ किसके सापेक्ष? दूसरे के सापेक्ष। अब हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, बताओ क्या? n, उसके बाद 3 के बाद क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अब बताइए समझ में सबको आ गया? तो इसी तरीके से आप जो है बिल्कुल बोलिएगा। अब बताइए 2n3 का मतलब तीसरे का अपूर्णांक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आपको आ गया होगा कि अपूर्णांक को हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है। n के स्थान पर आप चाहे तो म्यू भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए जरा 6n4, अब बताइए इसको क्या पढ़ोगे? 6n4 को बताओ क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे चौथे का अपवर्तनांक। क्या पढ़ोगे? चौथे का अपवर्तनांक। बताओ किसके सापेक्ष? छठे के सापेक्ष। बताओ क्लियर है? चौथे का अपवर्तनांक बताओ किसके सापेक्ष? छठे के सापेक्ष। अब बताइए पढ़ने लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने पॉइंट हो गए आपके? 5 पॉइंट आपके हो गए। अब आप उसके बाद देखें छठे पॉइंट में मैं साफ साफ लिख रहा हूं कि अपूर्णांक, ये देखिए छठे पॉइंट में साफ साफ मैं लिख रहा हूं कि अगर अपूर्णांक ज्यादा है, ज्यादा, अगर अपूर्णांक ज्यादा है तो आपका जो माध्यम होगा, तो आपका जो माध्यम होगा वो प्रकाशिक सघन होगा। माध्यम आपका प्रकाशिक सघन होगा, मतलब ज्यादा सघन होगा। और अगर अपूर्णांक आपका कम है तो माध्यम जो है आपका प्रकाशिक विरल होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात आपको हम बता दें, अभी हम प्रकाशिक सघन प्रकाशिक विरल लिख रहे हैं और कुछ देर के बाद हम केवल सघन और विरल लिखेंगे। तो सघन का मतलब प्रकाशिक सघन से होगा, सघन का मतलब प्रकाशिक सघन से होगा, विरल का मतलब प्रकाशिक विरल से होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ बिल्कुल अनुभव सही लिखे हो, 4 का अपूर्णांक 6 के सापेक्ष, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। सचिन, लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास, हाँ ऑनलाइन हमेशा चलता रहेगा सचिन। ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है एक बार बन गया है, ऑनलाइन का कार्यक्रम हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएगी तो ऑफलाइन भी आप चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब अपूर्णांक अगर ज्यादा है तो माध्यम प्रकाशिक सघन होगा और अगर अपूर्णांक कम है तो माध्यम प्रकाशिक विरल होगा। अब आप बताइए अपूर्णांक के बारे में बताओ कितने पॉइंट आपके हो गए? कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। अब बताइए 6 पॉइंट बताओ सबका क्लियर हो गया? तो अपूर्णांक समझ में सबको आ रहा है? अपूर्णांक की 3 परिभाषा, उसके बाद अपूर्णांक के बारे में कितने पॉइंट? 6 पॉइंट हमने आपको बताए। चलिए अब आइए अपूर्णांक के बारे में 7वां पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट देखें अपूर्णांक के बारे में। 7वां पॉइंट आपका ये है, ध्यान देना। अब हम आपको कुछ माध्यम का अपूर्णांक बताने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ माध्यम का अपूर्णांक आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आप इसको ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। कुछ माध्यम है उसके अपूर्णांक आपको बताएंगे, आपको रट करके बैठना है, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहले आपको बता दें हवा।
हवा की अंग्रेजी होती है एयर, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए से। उसके बाद आपका आता है जल, जल की अंग्रेजी आपकी होती है वाटर, वाटर को लिखते हैं हम लोग डब्ल्यू से। उसके बाद बात आती है कांच की, कांच की अंग्रेजी होती है ग्लास, ग्लास को हम लोग लिखते हैं जी से। उसके बाद आपका हीरा, हीरा है, हीरा की अंग्रेजी होती है डायमंड, डायमंड को लिखते हैं हम लोग स्मॉल डी से। ठीक है, ये सबका प्रतीक है। हवा को ए से लिखा जाएगा, जल को डब्ल्यू से, कांच को जी से, और बताइए हीरे को किससे, डी से। क्लियर है। अब आइए आपको हम कुछ मान बताते हैं, ये मान आपको हमेशा याद रखना है। देखें, सबसे पहला मान मैं आपको बता रहा हूं ANW। चलिए बताइए, सबसे पहला मान मैं आपको बता रहा हूं ANW का। अब आप बताइए ANW का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इरफान, इरफान 4/3, बिल्कुल सही इरफान। संजय, निशांत, IRT का टेस्ट का होगा। हाँ निशांत, ऐसा है ना, अभी देखो निशांत, बात यह है कि अभी इसमें जो है चल रहा है, अभी IRT वालों का जो भी टॉपिक छूटा था उनका अलग से ऑनलाइन क्लास चलेगा, 1-2 दिन में हम सबको टाइम बता देंगे। ठीक है, वो केवल और केवल IRT के लिए रहेगा, उसमें जो छूटा है आपका पढ़ाया जाएगा, उसमें आपका टेस्ट भी होगा, प्रॉब्लम शीट मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है 4/3। मान तो सबको याद है, लेकिन इसका मतलब भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखें ANW का मतलब है, ठीक है, अब से कोरोना कब खत्म होगा? अब से पूरा साल रहेगा, दिसंबर तक रहेगा। अब से वैक्सीन इसकी 2021 जनवरी में आएगी। ठीक है, अब से कोरोना की जो वैक्सीन है वो 2021 जनवरी में, ठीक है, मेडिकल स्टोर पर 1000 रुपए की सभी सब पब्लिक के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में ही कोरोना पूरा कंप्लीट खत्म हो पाएगी, इसके पहले नहीं। इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि घर बैठ करके आप लोग आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, नुकसान ना होने पाए। थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन अब लगातार चलेगा। देखिए ANW का मतलब है जल का अपूर्णांक। बताओ किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। इसका मान होता है 4/3, यह आपका होता है 1.33। अब बताओ मात्रक बोलो, मात्रक। मात्रक कुछ नहीं होता है, कहीं जल्दी जोश में करके कहीं मात्रक ना बता देना, अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अच्छा अब सुनिए, इसका मतलब क्या है? मान तो सभी को करीब करीब सबको पता है। ठीक है सतीश, बिल्कुल सही। नो, मात्र सतीश नो, हाँ बिल्कुल मात्रक नहीं होगा, बिल्कुल सही। अब देखें, जल का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष 4/3 है। इसके 3 मतलब है। क्या क्या मतलब है मैं आपको मतलब समझाता हूं, ध्यान से मतलब सीखने का प्रयास करना। इसका पहला मतलब है, इसका पहला अर्थ है कि जल कौन 4/3 गुना प्रकाशिक सघन है। यह इसका पहला मतलब है, ध्यान देना। इसका पहला मतलब है कि जल कौन, जल हवा से 4/3 गुना प्रकाशिक सघन है। बताइए सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? निशांत, IRT का पेपर कब होगा? सितंबर लास्ट में उम्मीद है, अभी उम्मीद है सितंबर लास्ट में। ठीक है, अभी हालात इसी तरीके से रहेंगे तो पेपर आगे भी टल सकता है, हो सकता है इस साल, ठीक है, और आगे भी पेपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी सितंबर लास्ट तक उम्मीद है। ठीक, चलिए आप नहीं हरजीत, पतले नहीं मोटे हो गए हैं हरजीत। ठीक है, खाना खा करके डेली लेटते सोते सोते जो है, ठीक है, अब यही जिम वगैरह खुल जाए फिर जिम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, रॉयल एयरफोर्स, हाँ एयरफोर्स का भी वैसे ही अलग से चलाएंगे, ये तो अभी कंबाइंड चल रहा है। ठीक है, दोपहर में सुबह IRT रहेगा, दोपहर में एयरफोर्स रहेगा, हम सब बता देंगे। ठीक है, अब देखो ऑनलाइन का प्रोग्राम बिल्कुल बन चुका है, अब हमको कुछ नहीं करना, हम धीरे धीरे आकर के सब पढ़ा डालेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जितने भी एयरफोर्स वाले हैं ये, ठीक है, 12th वालों का चल ही रहा है, IRT वालों का भी सब धीरे धीरे करके सब हम करा देंगे। ठीक है, हाँ अब देखें, इसका सबसे पहले इसका पहला मतलब है कि जल कौन, जल हवा से 4/3 गुना सघन है। बताइए मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से, अगर जल का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष 4/3 है, इसका मतलब है कि जल हवा से 4/3 गुना सघन है, यह पहला मतलब है। ठीक,
आप देखें इसका दूसरा मतलब, इसका दूसरा अर्थ है कि अगर जल का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष 4/3 है, इसका मतलब है कि, इसका मतलब यह है कि हवा में और जल में, इसका मतलब है कि हवा में और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात है, बताओ 4/3। ये इसका मतलब है, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि हवा में और किसमें, जल में प्रकाश की चालों का अनुपात है, बताओ 4/3। अब बताइए दोनों मतलब समझ में सबको आया कि नहीं आया? एक बार फिर से सबसे पहला पॉइंट आपका है कि अगर जल का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष 4/3 है, इसका मतलब है कि जल हवा से 4/3 गुना प्रकाशिक सघन है। और दूसरा मतलब है कि हवा में और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात है 4/3। बताइए दोनों मतलब समझ में आपको आ गया? चलिए अगला देखें। अगला मान आपको बताते हैं ANG। बताइए ANG का मतलब सबको समझ में आ गया? ANG का मतलब है कांच का अपूर्णांक। किसका अपूर्णांक? कांच का अपूर्णांक। बताओ किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। इसका मतलब होता है, इसका मान होता है 3/2, या आपका होता है 1.5। अब आप इसका मतलब सुनिए। इसका पहला मतलब है कि कांच, कौन? कांच किससे? हवा से 3/2 गुना प्रकाशिक सघन है। कांच हवा से कितना गुना? 3/2 गुना प्रकाशिक सघन है। यह पहला मतलब है। और दूसरा मतलब सुनिए, दूसरा मतलब है कि हवा में, दूसरा मतलब है कि हवा में और कांच में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है 3/2। हवा में और कांच में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है 3/2। अब आप बताइए दोनों मतलब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान बिल्कुल सभी लोगों ने सही लिखा है। शुभम, उसके बाद जैद अहमद, ठीक है, सभी लोगों ने 3/2 बिल्कुल सही बात लिखा है। लेकिन बताइए मान का अर्थ समझ में आ रहा है कि अगर कांच का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष 1.5 है, इसका मतलब है कि कांच हवा से 1.5 गुना सघन है। और दूसरा मतलब है कि हवा में और कांच में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है 3/2। अगला मान देखें। अगला मान है AND। बताइए AND का मतलब समझ रहे हैं? AND का मतलब है हीरे का अपूर्णांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। ये आपका होता है 12/5, और 12/5 का मतलब होता है 2.4। ठीक है, इसका मतलब आपको समझा दें। अब आपको समझ में इसका मतलब आ गया होगा। इसका पहला मतलब है, सावधान, हीरा। कौन? हीरा। हाँ, शिवम सिंह, दीपक बिल्कुल सही, 12/5। विकास, ठीक है, अनुभव, ठीक है। देखें इसका मतलब है कि हीरा, बताओ किससे? हवा से 2.4 गुना प्रकाशिक सघन है। हीरा हवा से 2.4 गुना प्रकाशिक सघन है। यह पहला मतलब है। और दूसरा मतलब जरा ध्यान से समझना। दूसरा मतलब है हवा में और हीरे में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है 12/5। अगर हवा में प्रकाश की चाल 12 है तो हीरे में कितनी होगी? 5 होगी। ये इसका मतलब है। बताओ मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चाल वाला कंसेप्ट बताओ क्लियर है कि नहीं? कि अगर हवा में प्रकाश की चाल 12 है तो हीरे में प्रकाश की चाल 5 होगी। इधर देखो, अगर हवा में प्रकाश की चाल 4 है तो बताओ पानी में प्रकाश की चाल 3 होगी। अगर हवा में प्रकाश की चाल 3 है तो कांच में प्रकाश की चाल 2 होगी। अगर हवा में प्रकाश की चाल 12 है तो बताओ हीरे में प्रकाश की चाल 5 होगी। यह है अपूर्णांक पढ़ने का फायदा। बताइए सबको समझ में बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्लियर है ना? तो दोनों मतलब समझ में आ रहा है। उसके बाद अगला देखें। अगला मान आपको बताते हैं, यहां पर लिख रहे हैं। ये देखें अगला है, ये देखें बर्फ। बर्फ का अपूर्णांक आपको बताते हैं। बर्फ का अपूर्णांक है ये, बताओ किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। ये आपका होता है 1.31। बर्फ का अपूर्णांक किसका? बर्फ का अपूर्णांक किसके सापेक्ष?
हवा के सापेक्ष कितना होता है? 1.31 होता है। इसको भी याद रखिएगा। इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं? इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि बर्फ है। कौन? बर्फ है। हवा से 1.31 गुना प्रकाशिक सघन है। और दूसरा मतलब इसका है कि हवा में और बर्फ में प्रकाश की चालों का अनुपात होगा 1.31:1। दोनों मतलब बताओ, समझ में सबको आया कि नहीं आया? उसके बाद एक मान आपको हम और बताते हैं। एक मान लास्ट, ये देखें, अंतिम मान आपको मैं बता रहा हूं। ये देखें, ये देखें, आपकी अपूर्णांक बता रहे हैं TiO2। नाम सुना होगा आपने। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये कृत्रिम पदार्थ है। ये कृत्रिम पदार्थ है। इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। इसका अपूर्णांक होता है 2.9 और इसका अपूर्णांक होता है सबसे ज्यादा। इसका अपूर्णांक बताओ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है। इससे ज्यादा अपूर्णांक दुनिया में अभी तक फिलहाल जो है, इस समय 6:45 बजे हैं, अभी तक तो ठीक है, किसी का अपूर्णांक संज्ञान में नहीं आया है। अब कल को आ जाए तो हम नहीं बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अपूर्णांक किसका होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। कितना होता है? 2.9 होता है। इसीलिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा सघन है। सबसे ज्यादा सघन है कौन? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और इसी वजह से टाइटेनियम डाइऑक्साइड में प्रकाश की चाल बताओ सबसे हाँ शुभम पाल, ये कैसे पता चलता है? प्रैक्टिकल है शुभम। ये सब प्रयोग होते हैं। जब बीएससी वगैरह में आप जाओगे, इंटर में भी प्रयोग था। अरे इंटर में देखते नहीं, इंटर में प्रयोग है कि प्रिज्म की सहायता से प्रिज्म का अपूर्णांक ज्ञात करना। प्रैक्टिकल के माध्यम से सब लैब में निकाले जाते हैं, लैब में, प्रयोगशाला में। कुछ इंटर में है, कुछ बीएससी वगैरह में है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात और सुनिए। सबसे ज्यादा अपूर्णांक होता है हीरे का। अगर आप देखें, हीरा जो है, ये देखिए, ये प्राकृतिक है। ध्यान रखिएगा, बार बार में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। हीरा जो है प्राकृतिक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे ज्यादा अपूर्णांक किसका, तो क्या बोलोगे? हीरे का। किसका बोलोगे? हीरे का। और अगर आपसे पूछा जाए सभी कृत्रिम वस्तुओं में सबसे ज्यादा अपूर्णांक किसका, तो आप बताओ, बोलेंगे सबसे कम सघन। हाँ, इंद्रेश यादव, सबसे कम सघन कौन है? निर्वात। इंद्रेश, इसका जवाब है निर्वात। निर्वात जो है सबसे कम सघन है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। निर्वात सबसे कम सघन होता है। और सबसे ज्यादा सघन होता है आपके पास में है कौन? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। रिसु, हीरे की संरचना की वजह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिसु, ठीक है, हीरे की संरचना की वजह से, ठीक है। प्रांशु द्विवेदी, दादाजी कैसे? हाँ दादाजी ठीक है प्रांशु, बस मोदी जी से बहुत नाराज हैं बस, ठीक है। और सतवंत, TiO2, हाँ ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। हाँ हाँ आशीष, हवा भी कह सकते हैं। नहीं आशीष, ऐसा है ना, हवा नहीं कह सकते, हम आपको बताते हैं आशीष। देखो, निर्वात, हवा का जो अपूर्णांक होता है निर्वात से थोड़ा सा, एक मिनट, आशीष यादव का क्वेश्चन हम क्लियर कर दें, एक मिनट बस, थोड़ा सा 1 मिनट समय आपका लेंगे। पहले बताओ, ये सबका नोट हो गया, इसको हटा दे, फिर हम आशीष यादव का क्वेश्चन का जवाब दें। ये सबका हो चुका है, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद जो है फिर, ठीक है, चंदन कुमार हैप्पी होली चंदन हैप्पी होली, इसको नोट कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले, हटा दे, फिर हम आशीष यादव के क्वेश्चन का, ठीक है। निर्वात का अपूर्णांक लिखिए, हम लिख रहे हैं, आरिफ लिख रहे हैं अभी, इसको हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। हो गया सबका? चलिए देखें आशीष यादव का क्वेश्चन है कि आशीष ने पूछा कि सबसे कम सघन कौन होता है, हमने कहा निर्वात। तो फिर आशीष ने कहा हवा भी कह सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्चुअल बता दें, सुनिए, ठीक, अभी बाद में इसको हम आपको बताते, जब निरपेक्ष अपूर्णांक पढ़ाते तो इसको हम क्लियर करते, लेकिन चूंकि अभी आपने पूछ लिया, हम बता देते हैं। सुनना ध्यान से, देखना। बात यह है कि अगर हम निर्वात का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो ये आता है 1। कितना आता है? 1 आता है। निर्वात का अपूर्णांक निर्वात के सापेक्ष 1 आता है। लेकिन जब हमने हवा का अपूर्णांक निकाला किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष, तो आया 1.0003।
अब आप देख लो आशीष, तुम्हारे सामने सब कुछ है, अब खुद फैसला करो। निर्वात का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष 1 होता है, लेकिन हवा का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष 1.0003 होता है। मतलब हवा निर्वात से बहुत थोड़ा सा सघन होता है, थोड़ा सा। ये देखिए 0.03 है, तो इसको भी तो लगभग हम 1 कह सकते हैं, इसको भी हम लगभग 1 कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे कम सघन कौन है, सबसे कम सघन कौन है, तो आप क्या बोलोगे? निर्वात। हवा भी बोल सकते हैं, लेकिन सही, ज्यादा सही क्या है? निर्वात है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है 1.003 का। अब बताओ आशीष यादव, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं? आशीष बताओ क्लियर हुआ? बिल्कुल सतवंत, 1 से थोड़ा ज्यादा, सतवंत बिल्कुल सही, 1 से थोड़ा ज्यादा। शुभम पाल 1.003 बिल्कुल सही लिखे हो, ठीक है। अजय हाँ ठीक है, बिल्कुल 1.003। आशीष क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है। अगर कोई पूछे आशीष कि सबसे कम सघन, तो निर्वात ही बोलना, ठीक है। हवा थोड़ा सा ज्यादा सघन हो जाता है बस, ठीक है। तो अब आप बताइए अपवर्तनांक के बारे में बताओ, कितने पॉइंट हुए? 7 पॉइंट आपके हो गए, ठीक। चलिए अब आपको हम बताते हैं पॉइंट नंबर। अभी अपवर्तनांक देखो खत्म नहीं हुआ है। हमने आपसे पहले कहा था कि अपवर्तनांक बहुत आराम से एक एक करके सब समझिए, जो भी डाउट हो आप आराम से पूछ करके निश्चिंत हो जाओ। इसके बाद इस अध्याय में कुछ भी नहीं बचेगा आपका, जो कुछ भी पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। समझ लीजिए अपवर्तनांक इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। पूरा चैप्टर अपवर्तनांक के कंधों पर टिका हुआ है, टिका हुआ। हाँ ठीक है। अब आइए देखें, आपको बताते हैं 8वें पॉइंट में। तो 8वें पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं कि ये देखें अपवर्तनांक। अब देखें अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। अपवर्तनांक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं एक एक करके आपको हम बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। देखिए एक आपका होता है निरपेक्ष, एक आपका होता है निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक। निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक पढ़ाया जाएगा क्लास में, ठीक है। हेडिंग पड़ेगी, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। आशीष का जो क्वेश्चन था वो इसी हेडिंग से संबंधित था। ये हेडिंग जब हम लोग पढ़ते तो क्वेश्चन अपने आप आपको इसका जवाब मिल जाता। निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक, और दूसरा आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब बताइए, तो याद रखना भाई, अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक, इसको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, ठीक है। देखें दोनों क्या क्या होते हैं, सुनिए। ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ये होता है निर्वात के सापेक्ष। ये बताओ किसके सापेक्ष होता है? निर्वात के सापेक्ष। और ये जो सापेक्ष होता है, ये होता है किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष। अब आप बताइए ये पॉइंट बताओ, सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो अपवर्तनांक भी भाई देखो 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। प्रांशु द्विवेदी बायो की क्लास कब से चलेगी? अभी प्रांशु बता देंगे हम, बायो क्लास जो है अभी हम सूचना तुमको बता देंगे, ठीक है। देखो एक आपका हो गया निरपेक्ष या परम अपवर्तनांक, ये हमेशा निर्वात के सापेक्ष होता है, निर्वात के सापेक्ष होता है, ठीक है। हाँ मैच चलेगी, मैच चलेगी, बिल्कुल 7 बजे से मैच चलेगी, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो बताओ किसी माध्यम के सापेक्ष होता है। अब आप बताइए अपवर्तनांक के बारे में बताओ कितने पॉइंट हो गए? 8वां पॉइंट बताओ, सबको बताओ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अमित बिल्कुल बिल्कुल, अमित बिल्कुल बोल दिया करेंगे, ठीक है ठीक है अमित बिल्कुल। अब बताओ क्लियर हुआ? अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर, इसके बाद देखें 9। अब देखें 9वें पॉइंट में आपको हम बता रहे हैं, पॉइंट नंबर देखें 9 में मैं लिख रहा हूं अपवर्तनांक का मान। पॉइंट नंबर 9 में अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है,
अपूर्णांक का मान निर्भर करता है। अब आप देख लो, इतनी देर से जो हम अपूर्णांक के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, अब आइए समय आ गया है जानने का कि अपूर्णांक का मान कितनी बातों पर निर्भर करता है। तो देखो भाई, अपूर्णांक का मान निर्भर करता है 3 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर। सबसे पहले बताओ किस पर? माध्यम की प्रकृति पर, कि माध्यम जो है सघन है कि माध्यम विरल है। अगर माध्यम सघन होगा तो अपूर्णांक ज्यादा होगा, अगर माध्यम विरल है तो अपूर्णांक कम होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ आशीष यादव, अपूर्णांक की परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना विरल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आशीष देखो विरल नहीं निकालते हैं। हाँ बोल सकते हैं परिभाषा में, लेकिन देखो हम लोग ये पता करते हैं कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है। सघन हम लोग ज्यादा निकालते हैं, सघन निकाल लेते हैं। अगर विरल निकालना है तो उसी का उल्टा कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं, लेकिन सघन बोलना ज्यादा सही है। ठीक है, अभिषेक सिंह सर, आपका नाम क्या है? अभिषेक, हमारा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। पीके सर लोग हमको कहते हैं, नाम है प्रवीण कुमार सिंह। ठीक है, ठीक है, हाँ। और अब आगे इलेक्ट्रोस्टेट की क्लास, रोहेंद्र इलेक्ट्रोस्टेट की पूरी वीडियो ऐप्स में पढ़ चुकी है। रोहेंद्र नहीं, अब लाइव में इलेक्ट्रोस्टेट की नहीं चले, इलेक्ट्रोस्टेट की, उसके बाद चुंबक की पूरी वीडियो ऐप्स में पढ़ चुकी है। जब आप ऐप्स लोगे ना तो उसमें तुमको पूरा वीडियो नजर आएगा, उसी में से आप जो है, ठीक है, उसका अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, विकास केमिस्ट्री मंडे से चलेगी, मंडे से। ठीक है, मंडे को शाम को 5 बजे से केमिस्ट्री चलेगी। ठीक, चलिए एक देखें, सबसे पहले निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, उसके बाद निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, उसके बाद बताओ किस पर? तरंग दैर्ध्य पर, और उसके बाद नंबर 3 निर्भर करता है माध्यम के ताप पर। बस, और किसी बातों पर अपूर्णांक का मान निर्भर नहीं करता है। करण यादव बोले हाँ। ठीक है, हर्ष उपाध्याय आप में नहीं है, ऐप में नहीं है, हर्ष अब नहीं, ऐप में पढ़ चुका है। अभी उसका तरीका हम बताएंगे कैसे खुलेगा। हर्ष वैसे नहीं खुलेगा, उसकी एक लिंक भेजनी पड़ेगी। ठीक है ना, अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में कैसे जो है। राहुल ऐप में पढ़ चुका है, लेकिन ऐसे नहीं खुलेगा, उसकी लिंक भेजनी पड़ेगी। ठीक है, यहां से तुमको लिंक मिलेगा तब खुलेगा। ऐप में केवल 2-3 वीडियो खुलेंगे बस। हाँ मृत्युंजय, कोर्स खरीदने के लिए वीडियो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी सब पूरी जानकारी बता दी जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, हाँ प्रांशु थोड़ा बड़ा, अच्छा ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक, हम बड़ा लिखेंगे प्रांशु। ठीक है, चलिए बताइए, अपूर्णांक का मान बताओ कितनी बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर निर्भर करता है। हाँ आशीष, पैसा लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब इतना लगेगा कि तुम लोगों का नुकसान भी ना हो, पढ़ भी लो, हम लोग का भी काम चल जाए। ठीक है, अभी आशीष सब बताएंगे कैसे पे करेंगे, अभी हम बता रहे हैं। तो बताइए, अपूर्णांक का मान निर्भर करता है, बताओ कितनी बातों पर? 3 बातों पर। एक माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा तरंग दैर्ध्य पर, और बताओ तीसरा किस पर? माध्यम के ताप पर। अब बताओ, क्लियर सबका हुआ? तो 9 पॉइंट आपका अपूर्णांक के बारे में हो गया। अब आइए आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 10। तो देखें, पॉइंट नंबर 10 में अब आपको हम बताते हैं कि अपूर्णांक का मान ताप पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए देखें, अभी हमने आपको बताया कि अपूर्णांक का मान ताप पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, हाँ आरिफ सर, जिसका सघन ज्यादा होगा उसका अपूर्णांक भी ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, जो माध्यम सघन होगा उसका अपूर्णांक उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन सघन का मतलब प्रकाशिक सघन की बात हो रही है। प्रकाशिक सघन जो होगा, प्रकाशिक सघन का मतलब समझ रहे हो कि जो प्रकाश के किरणों के मार्ग में ज्यादा अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, हाँ संजय, इंग्लिश बुक कब? हाँ इंग्लिश का भी जो है सर, इंग्लिश वाले जब आएंगे क्लास में बता देंगे। संजय, जब इंग्लिश वाले सर अपनी क्लास शुरू करेंगे तो तुमको सब बता देंगे, कब वह ग्रामर पढ़ाएंगे, कब वह इंग्लिश की बुक पढ़ाएंगे। ठीक है सर, स्पीड पर भी, स्पीड इसमें हो गया से शिवम, तरंग दैर्ध्य जो है, जो हमने शिवम बताया था कि तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, उसमें स्पीड आ गई। अब स्पीड बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं रिशु,
इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक की वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, केवल ऐप्स में है, केवल ऐप्स में है, ठीक है। अर्जित फीस, बता फीस के बारे में बताते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो पॉइंट नंबर 10, ठीक है। देखें अपूर्णांक का मान ताप पर कैसे निर्भर करता है, अब आपको बताते हैं। सुनिए, जैसे मान लिया कोई माध्यम है, कोई माध्यम, पहले आप एक छोटा सा सवाल का जवाब दें। किसी माध्यम को अगर आप गर्म करेंगे, बताइए माध्यम, बताइए विरल होगा कि सघन होगा? अगर हम किसी माध्यम को गर्म कर दें तो माध्यम बताइए विरल होगा कि सघन होगा? इसका आंसर है कि माध्यम विरल होगा। क्यों माध्यम विरल होगा? ठीक है, क्योंकि सुनिए, जब आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे अर्थात ताप बढ़ाएंगे, तो मैं ऊष्मा में आपको पढ़ा चुका हूं कि ताप बढ़ाने से दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने से दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और जब ताप बढ़ाने से दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो बताइए माध्यम, अणु दूर दूर चले जाते हैं, और जब अणु दूर दूर चले जाएंगे बताओ माध्यम, बताओ सघन की विरल? आंसर माध्यम विरल हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा? आप किसी माध्यम को पकड़कर गरमा दो, उसका ताप बढ़ा दो, अणु दूर दूर चले गए, माध्यम विरल हो गया। अब बताइए अगर माध्यम विरल हो जाएगा, अब बताइए अपूर्णांक बताओ बढ़ा कि घटा? आंसर अपूर्णांक घट जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने क्या सीखा कि किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने से माध्यम विरल होगा, माध्यम विरल होगा, और जब माध्यम विरल हो जाएगा तो उसका अपूर्णांक घट जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ताप बढ़ाने से दो अणुओं के, ताप बढ़ाने से दो अणुओं के बीच की दूरी, ताप बढ़ाने से दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाने से माध्यम विरल हो जाता है, बढ़ जाने से माध्यम विरल हो जाता है। बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये ऊष्मा का कंसेप्ट है ये। ताप बढ़ाने से दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाने से माध्यम विरल हो जाता है, और जब माध्यम विरल हो जाता है जिससे, अब हम कह सकते हैं जिससे अपवर्तनांक, बोलो, जिससे अपवर्तनांक बताओ क्या हो जाता है? घट जाता है। या हम सीधे कह सकते हैं, अतः आपको इतना इतिहास ना लिखना पड़े, सिंपल याद रखने का तरीका होता है यन समानुपाते 1/ताप। आप इसको सूत्र को याद रखिएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यन समानुपाते 1/ आपका हो गया ताप। अब बताइए अपूर्णांक के बारे में 10 बातें हमने आपको बताई, इसको जल्दी से नोट कर ले। बस एक बात और है, बस एक पॉइंट आपको हम और बताते हैं, इसके बाद अपूर्णांक की पूरी कहानी खत्म हो। देखिए पूरा 1 घंटे में अपूर्णांक हमने आपको केवल बता दिया, 11 पॉइंट आपको हमने बताया। इसके अलावा अपूर्णांक के बारे में कहीं भी किसी किताब में कोई जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी थी हमने आपको सब कुछ बता दिया। अपूर्णांक का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, ठीक है। अपूर्णांक क्या बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना प्रकाशिक सघन है, या अपूर्णांक दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात व्यक्त करता है, या हम सीधे कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को किसी माध्यम का क्या कहते हैं? अपूर्णांक कहते हैं। बताइए यहां तक सब लोग कर लें। गोलू यादव केमिस्ट्री कल शाम को 5 बजे से चलेगी गोलू, ठीक है। केमिस्ट्री कल देखो, कल 5 से 6 केमिस्ट्री चलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, उसके बाद 6 से 7 चलेगी फिजिक्स, उसके बाद 7 से 8 चलेगी मैथ, ठीक है। 5 से 6 केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के बहुत ही अच्छे और बहुत ही विद्वान टीचर यश के वर्मा सर हैं, उनके द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल से 5 बजे शुरू होने जा रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 से 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद 6 से 7 में फिजिक्स आपकी रहेगी, और उसके बाद 7 से 8 में पुनीत दीक्षित सर की मैथ रहेगी, ठीक है। ये टाइम टेबल है, ठीक है। और इसी के बाद अभी मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है। 5 मिनट के बाद मैथ की क्लास पुनीत सर के द्वारा प्रायिकता, ठीक है, अभी क्लास शुरू होने जा रही है, ठीक है। हाँ, शिवम ताप बढ़ाने पर अपूर्णांक घटेगा, बिल्कुल सही है।
पॉलिटेक्निक का भी केमिकल, हाँ विकास, पॉलिटेक्निक का जो क्लास चलेगी दोपहर में चलेगी, इसके अलावा चलेगी। हमने बताया नहीं कि जो एयरफोर्स वाले हैं, आईआईटी वाले हैं, इन लोगों की अलग अलग लाइव क्लास चलेगी। हम आपको सब बता करके जो छूटेगा उसमें हम करवाएंगे, ठीक है। विजय यादव गुड इवनिंग। आरिफ अहमद, और बायो भी 7 से 8 में, ठीक है। बायो क्लास भी हम आरिफ बता रहे हैं, 1 मिनट जो हम बता रहे हैं। गुड इवनिंग विजय। अनुभव, हाँ अर्षिता नमस्ते, खुश रहो अर्षिता, खुश रहो, बिल्कुल। जो इलेक्ट्रोस्टेट की और मैग्नेट की जो पूरी वीडियो है ऐप्स में पड़ चुकी है, ठीक है। अब आपको ऐप्स को खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। अब तब उसके बाद फिर यहां से एक कोडिंग मिलेगी, उसके बाद जब आप खोलोगे फिर ऐप्स आपका खुल जाएगा, ठीक है। और बाकी इधर के जो टॉपिक हैं ऑनलाइन क्लास आपकी चली रही है। अब आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ऐप्स को परचेस कर ले, उसमें सारे वीडियो हैं, ऐसे नहीं खुलेगी जब तक आप परचेस नहीं करेंगे। जब आप यहां से खरीद लेंगे, परचेस कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए नंबर दिए गए हैं, आप फोन नंबर से संपर्क करके पता कर सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है। केमिस्ट्री का, हाँ नहीं, अभी केमिस्ट्री निरंजन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अनुभव, अभी निरंजन सर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर, हाँ संदीप ठीक है, संदीप ठीक है। 11 की भी क्लास चलेगी, जल्दी चलेगी। बस एक पॉइंट बस और देख लो, उसके बाद एक काम आपका खत्म हो जाए। देखें, चलिए उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 11। बस अपूर्णांक के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आपका और है, उसके बाद अपूर्णांक की कहानी हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखें पॉइंट नंबर, देखें अलेबंध क्या है, ध्यान देना। देखें अभी हम स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि अपूर्णांक जितना ज्यादा होगा माध्यम उतना ही ज्यादा सघन होगा, और उसमें प्रकाश की चाल बताओ उतनी ही कम होगी। इसका मतलब चाल में अपूर्णांक में बताओ उल्टे का संबंध है कि नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर माध्यम, इधर देखें, अगर माध्यम सघन होगा, अगर माध्यम बताओ क्या होगा, सघन होगा, तो बताइए उसका अपूर्णांक बोलो, उसका अपूर्णांक बोलो। अपूर्णांक ज्यादा होगा, और अगर अपूर्णांक ज्यादा होगा तो उसमें बताओ चाल क्या होगी, कम होगी। बताओ क्लियर है, समझ में आ रहा है कि अगर माध्यम सघन है तो अपूर्णांक ज्यादा होगा, और अगर अपूर्णांक ज्यादा होगा तो चाल कम होगी। क्लियर है। इसका मतलब देखें अपूर्णांक को, इसका मतलब देखें अपूर्णांक को हम लोगों ने किससे लिखा, n से, उसके बाद चाल को हमने किससे लिखा, v से। अब बताइए दोनों में कैसा संबंध है, बताओ उल्टे का संबंध है कि नहीं। अपूर्णांक में और चाल में बताओ उल्टे का संबंध है कि नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं n समानुपाते 1/v। बताइए ये संबंध बताओ सबको क्लियर है कि नहीं। n समानुपाते आपका आ गया 1/v, क्योंकि अपूर्णांक जितना ज्यादा होगा चाल बताओ उतनी ही कम होगी। अब देखिए यहां से सूत्र बनाइए, n1 समानुपाते 1/v1, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1, और n2 समानुपाते 1/v2, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताइए आया। अब आप समीकरण नंबर 1 में 2 से क्या कर दो, भाग। तो जब आप भाग करोगे अब आपका आएगा n1, समीकरण नंबर 2 में आप 1 से भाग कर दें, और जब आप 2 में 1 से भाग करेंगे तो आपका आएगा n2/n1 बराबर, ये आपका आ जाएगा बताओ v2/v1। आया। अब सुनिए ये जो n2/n1 है इसी को हम लोग बोलते हैं 1n2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1n2। इसका मतलब ये दूसरे का पूर्णांक है, बताओ किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। ये आपका आ जाएगा बताओ v2/v1। ये देखिए एक नया सूत्र आ गया, अभी रख लीजिए, आगे काम आएगा। अब बताइए अपूर्णांक के बारे में बताओ 11 बातें हो गई, सब कुछ बताओ क्लियर है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, यहीं पे आज हम अपना ठीक है कार्यक्रम रोकते हैं। कल फिर हम लोग शाम को 6 बजे मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी, ठीक। धन्यवाद।